हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे क्रिस्टल लैटिस, है ना। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। बस साथ में हम लोग एक और जो चीज जो हेडिंग में ऐड करने वाले हैं वो है यूनिट्स है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन लिख ली थी कि क्रिस्टल लैटिस क्या है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, और हर पार्टिकल जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोगों ने कहा था लैटिस पॉइंट या क्रिस्टल पॉइंट, या फिर हमने उसे लैटिस साइट कहा था। बच्चों, एक क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कोई कमेंट करके बताएगा इस क्रिस्टल लैटिस में तुम्हें कितने क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, कितने क्यूब्स नजर आ रहे हैं, कितने क्यूब से मिलकर के एक क्रिस्टल लैटिस बना है। चार, शाबाश खुशी। और सबको चार, अभिषेक को तो 8 नजर आ रहे हैं, हिमांशी को भी 4, कीर्ति को भी 4। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, 4 नजर आ रहे हैं सबको। अभिषेक सैनी जी को 8, क्रिश को 8 नजर आ रहे हैं। अभी 4 वालों की आंखें खराब है क्या? देखो, अनिल यादव जी को भी 8 नजर आ रहे हैं। अरे तो बेटा, 4 वाले अपनी आंखों का चेकअप कराओ। टोटल 8 क्यूब्स तुम लोगों को नजर आ रहे होंगे। पर ये यहां मैंने सिर्फ 8 बनाए। ऐसे इनफाइनाइट क्यूब्स जो है वो जुड़े रहते हैं। अब इसके राइट में भी जुड़ते जाएंगे, लेफ्ट में भी, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी और पीछे भी जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। फटाफट से डायग्राम बनाओ क्रिस्टल लैटिस का, जल्दी से। किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो कि एक पूरे क्रिस्टल लैटिस की तरह ही दिखाई देती है। बच्चों, एक क्रिस्टल लैटिस है आपका, ये आप देखो तो ये पूरा आपको एक बड़ा सा क्यूब नजर आ रहा होगा। पर जैसा आपने बताया कि ये 8 छोटे छोटे क्यूब से मिलकर के बना है, तो इनमें जो सबसे छोटे क्यूब को अगर मैं अलग से निकाल देता हूं, जिसको मैंने अलग से रेड कलर के मार्कर से शेड किया है, तो ये जो है सबसे जो छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो कि एक पूरे क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल। डायग्राम बनाने के बाद कमेंट कर देना। अभी सिर्फ क्रिस्टल लैटिस का ही डायग्राम बनाना है और कोई डायग्राम नहीं बनाना। खुशी ने बना लिया भाई। रवि कुमार वर्मा ने बना लिया, कीर्ति ने बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख लो। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, द स्मॉलेस्ट structural unit, smallest structural unit of a crystal lattice, of a crystal lattice, which can represent the whole crystal, which can represent the whole crystal, is called unit cell, is called unit cell.
हाँ जी, पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में क्या क्या चीजें आती हैं, पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। दो पैरामीटर्स हैं, एक तो एक्सियल एंगल आपको नजर आ रहे होंगे बच्चों, अल्फा बीटा एंड गामा, और दूसरे होते हैं एक्सियल लेंथ, जिन्हें आप एज लेंथ भी बोलते हैं, जिन्हें हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी एंड सी से। ठीक है, अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल हो, यूनिट सेल आपका क्यूब के फॉर्म में हो, तो वहां अल्फा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और जो एज लेंथ है क्यूब की, वो तीनों ए बी और सी तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। बना लीजिए डायग्राम। अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्सियल एंगल्स, और ए बी सी क्या है यहां पर, एक्सियल लेंथ, जिन्हें आप एज लेंथ भी कह सकते हैं। हाँ भाई, बना लिया क्या? बाकी सबने? ठीक है, अभी हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखो, अगर पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर मौजूद है, तब तो हम लोग उसे बोल देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसे सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा होगा सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल का, जिसमें पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, कॉर्नर्स पर है। देखो, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, in this type of unit cell, comma, the constituent particles the constituent particles are present only at the corners, present only at the corners। और फिर पीसीसी का डायग्राम बना देना। तो बच्चों, पहला तो हो गया अपना प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा जो है वो कहलाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा हम लोग जो करने वाले हैं वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, देखो, अगर पार्टिकल कॉर्नर्स पर तो है ही, पर इसके अलावा भी, कॉर्नर के अलावा भी पार्टिकल कहीं और पाया जाए,
तो उसे हम लोग बोल देते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, if the constituent particles in the unit cell, if the constituent particles in the unit cell are present at the corners as well as at at other sites, then it is called centered unit cell. Then it is called centered unit cell. Centered unit cell. सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं आपके दो टाइप के, सॉरी तीन टाइप के। एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या यूनिट सेल, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट लाइन में लिखना टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स। पहला लिखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे बीसीसी भी बोलते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे बीसीसी भी बोलते हैं। इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, इसके अलावा एक पार्टिकल जो है, पूरा का पूरा एक पार्टिकल, वो क्यूब के सेंटर, अंदर में एकदम सेंटर में जाकर के प्रेजेंट होगा। देखो, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, are present at the corners as well as at the center of unit cell, then it is called body centered unit cell। और बीसीसी का डायग्राम बना देना। ठीक, मेरे पास कमेंट आ गया बच्चों। कीर्ति का कहना है डेफिनेशन रिपीट कर दो। डेफिनेशन है क्या बीसीसी की? इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the center of unit cell, present at corners as well as at the center of unit cell। हाँ जी सर। तो दूसरा जो सेंटर्ड यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे आप एफसीसी भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर में होंगे। कॉर्नर्स पे तो है ही, इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर में भी होंगे। if the constituent particles are present at the corners, constituent particles are present at the corners as well as at the center of each face, as well as at the center of each face, then it is called face centered unit cell, FCC। FCC का डायग्राम बना दो।
ठीक है, मेरे पास कमेंट आ गए हैं। तीसरा होता है बच्चों एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरा है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल या यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, इसके अलावा सिर्फ दो अपोजिट फेसेस पर होंगे, सारी फेसेस पे नहीं होंगे, सिर्फ दो अपोजिट फेसेस पर होंगे। देख दो, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, if constituent particles are present at the corners as well as at the center of as at the center of two opposite faces, two opposite faces, then it is called end centered unit cell। डायग्राम बना लीजिए। अब बच्चों आपके पास बुक है, उसमें आपको एक टेबल नजर आ रही होगी जिसके अंदर ब्रेविस के टोटल 14 यूनिट सेल्स के डायग्राम बने होंगे। देखो बहुत सारे डायग्राम तुम्हारे पास में होंगे। एक टेबल बनी होगी जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, ये सारे के सारे नाम दे रखे होंगे और इनके अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यूज गिवन है और एक्सियल लेंस एक दूसरे के इक्वल है या फिर नहीं है ये भी गिवन है। तो ये टेबल और डायग्राम जो है आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाने हैं। ठीक है, जो 7 तरीके के क्रिस्टल लैटिस के डायग्राम और उनकी टेबल दे रखी है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है। अभी हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं आगे वो है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। हेडिंग बना दो, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, जिसे हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। जेड से कि आखिर एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स जो हैं वो टोटल आ रहे हैं। देखो बच्चों यहां इस चैप्टर में एक पार्टिकल को स्फेयर स्फेयर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक पार्टिकल को हम लोग स्फेरिकल मान करके चलेंगे और एक पार्टिकल को स्फेयर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो जरा कोई मुझे कमेंट करके बताएगा ये वाला जो पार्टिकल है, देखो ये वाला बीच वाला, अगर ये एक स्फेयर है तो इस स्फेयर को कितने क्यूब्स शेयर कर रहे होंगे। अगर ये एक स्फेयर है तो इस स्फेयर को कितने क्यूब्स शेयर कर रहे हैं, कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। अभिषेक सैनी का कमेंट आ गया है, एक दूसरे अभिषेक का भी कमेंट आया है जो कि एकदम ही गलत है। खुशी का, जतिन का, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आया है 8। तो कोई मुझे बताएगा कि हर एक क्यूब को इस स्फेयर का कितना हिस्सा मिल रहा होगा। हर एक क्यूब को इस स्फेयर का, इस पार्टिकल का कितना हिस्सा मिल रहा होगा।
बताओ भाई, काफी आसान सा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग। खुशी का कमेंट आ गया। और बाकी और किसी और को नहीं पता? अभिषेक सैनी का 12.5। अभिषेक सैनी क्या मजाक चल रहा है ये? अरे भाई, अगर एक स्फेयर को 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज निकाल रहे हो क्या तुम? परसेंटेज नहीं बताना, परसेंटेज नहीं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हर एक स्फेयर के अंदर कितना हिस्सा जाएगा? 1/8 पार्ट जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप z की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हो, किसके लिए? पीसीसी के लिए। z की वैल्यू हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं? पीसीसी के लिए। देखो, पीसीसी का मतलब पार्टिकल सिर्फ कहां पर है? कॉर्नर्स पर। और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? ऐसे कॉर्नर्स हैं टोटल कितने? 8। और हर कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसका कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर आ रहा है? 1/8। तो टोटल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, मतलब आंसर कितना आएगा आपका? 1। तो पीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, लिख दो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू 8। और फिर उसके नीचे पार्ट शेयर्ड बाय ईच कॉर्नर। पार्ट शेयर्ड बाय ईच कॉर्नर इक्वल टू 1/8। तो z हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इक्वल टू 1। तो पीसीसी के लिए z की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, अब हम लोग z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बीसीसी के लिए। कोई अंदाजा लगा पा रहा है कि बीसीसी के लिए z की वैल्यू क्या आएगी? कमेंट करो अगर अंदाजा लगा पा रहे हो तो। भाई, बीसीसी की डेफिनेशन में ही है z की वैल्यू तो बच्चों। हाँ, हिमांशी का कमेंट अब जाके आया मेरे पास। भाई, कॉर्नर्स में तो है पार्टिकल। अब हमने ये अंदाजा लगा लिया कि यार कॉर्नर्स की वजह से टोटल पार्टिकल कितने आ रहे हैं? बना रहे हैं। और डेफिनेशन कह रही है कि इसके अलावा पार्टिकल जो है वो यूनिट सेल के सेंटर में भी है। तो एक पूरा का पूरा पार्टिकल तो यूनिट सेल के सेंटर में हो गया। और कॉर्नर्स की वजह से टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 1। तो आपका टोटल आंसर कितना आएगा? 1 + 1 मतलब 2। तो सबसे पहले तो जो आपने पीसीसी के केस में किया वही यहाँ पे लिख दो। आप लिख दो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू 8। फिर पार्ट शेयर्ड एट ईच कॉर्नर इक्वल टू 1/8। पार्ट शेयर्ड एट ईच कॉर्नर इक्वल टू 1/8। फिर लिखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इक्वल टू 1। फिर लिखो आप number of particles at the center of unit cell. Number of particles at the center of unit cell equal to 1. At the center of unit cell equal to 1. लास्ट में z इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो बीसीसी के लिए z की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी।
अब हम लोग Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, FCC के लिए। बच्चों अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मतलब कम आती है, तो आप लोग हेडफोन, ईयर प्लग्स, ब्लूटूथ इनका यूज में लो। और अगर स्क्रीन पर ब्राइटनेस कम आ रही है तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ मौसम ऐसा ही है। तो यहाँ लाइट थोड़ी सी कम है, मैं क्या है लाइट जला नहीं सकता अपने रूम की, क्योंकि बोर्ड के जस्ट सामने है, तो जो है रिफ्लेक्शन आता है, इस वजह से क्लियर नहीं दिखाई देगा। पर आई होप आप लोगों को बोर्ड साफ नजर आ रहा होगा। अगर लाइट की कमी है तो आप ब्राइटनेस को बढ़ा दो। हाँ जी। FCC के लिए बच्चों पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे तो है ही, इसके अलावा पार्टिकल्स फेस के सेंटर पे है। ध्यान से देखना, ये मैंने दो क्यूब जो लिए हैं आगे पीछे वाले, उनके बीच में जो फेस है उसकी बात कर रहा हूं। इस फेस पर अगर मैं पार्टिकल रखता हूं तो आधा पार्टिकल तो एक पीछे वाले क्यूब में जाएगा, और आधा पार्टिकल जो है वो कहां पर आएगा, वो आएगा आगे वाले क्यूब में। आधा तो पीछे वाले में और आधा कहां आएगा, आगे वाले में। इसका मतलब एक क्यूब में कितना पार्टिकल आया, सिर्फ आधा। तो फेसेस की वजह से सिर्फ आधा पार्टिकल ही यूनिट सेल के अंदर आ पाता है। तो क्या कोई मुझे बताएगा FCC में Z की वैल्यू क्या आएगी इस हिसाब से। फेस की वजह से आधा पार्टिकल ही यूनिट सेल में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, वो है 4। या तो ये मेरे समझाने का असर है या फिर तुम्हारे सामने बुक्स खुली हुई है। हाँ जी, तो 4 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फेसेस है 6। हर एक पर जो पार्ट जो शेयर किया जा रहा है वो है हाफ। तो फेसेस की वजह से पार्टिकल का नंबर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब 3। और कॉर्नर्स की वजह से टोटल पार्टिकल हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितने आए, 1। तो 3 + 1 आंसर आ जाएगा 4। तो सबसे पहले जैसा आपने BCC में कॉर्नर्स के लिए किया, डिट्टो वही लिख दो अभी कॉर्नर्स के लिए। तो लास्ट में आप आ गए थे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर इक्वल टू 1। फिर उसके बाद में आप लिख दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 6। और फिर पार्ट शेयर्ड एट ईच फेस, पार्ट शेयर्ड एट ईच फेस इक्वल टू 1/2। फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेसेस, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेसेस इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 3। और फिर बच्चों आप Z की वैल्यू लिख देना 1 + 3 इक्वल टू 4। 1 + 3 इक्वल टू 4। हाँ भाई, ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिमरन कमेंट करो बेटा, तुम्हारा कमेंट नहीं आया, टॉपिक क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो, अगर टॉपिक क्लियर है तो मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा। A compound is made up of two elements A and B, capital A and capital B. Compound is made up of two elements A and B, A and B.
full stop. If atoms of A, if atoms of A are present at half of the centers, present at half of the center of faces, half of the centers of faces, and atoms of B are present at 50% of corners. Then what is the formula of the compound? अगर ए के एटम हाफ ऑफ द फेसेस पर प्रेजेंट है और बी के एटम 50% कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, तो कंपाउंड जो ए और बी से मिलके बना हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होगा? कैलकुलेट करके तैयार रखो जल्दी से। हाँ जी, बना किसी से। भाई ये जो है सारी फेसेस पे नहीं है, आधी फेसेस पे है। टोटल फेस कितनी होती है? 6। तो 6 का आधा कितना हो गया? 3। तो पार्टिकल सिर्फ 3 फेसेस पर ही प्रेजेंट है, पर हर फेस पे अभी भी हिस्सा कितना शेयर होगा? हाफ ही होगा। तो जो आपका पार्टिकल ए है वो कितना हो जाएगा? वो तो हो जाएगा 3/2। पार्टिकल बी 50% कॉर्नर्स पे है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं, पर 8 का 50% कितना हो गया? 4। पर अभी भी हर पार्ट, हर एक कॉर्नर पे कितना हिस्सा आएगा? 1/8। तो ये आपका सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये आपका बन जाएगा बी 1/2। आप इसमें से अगर हाफ को कॉमन निकाल दें तो फॉर्मूला आएगा A3B। तो आपके कंपाउंड का फॉर्मूला आएगा A3B। समझ में आया क्या? पार्टिकल आधी फेसेस पर हैं भाई, टोटल फेस थी 6, अब उनकी भी आधी पर, मतलब कि 6 का आधा 3, तो 3 फेस बची। अब हर फेस पे अभी भी शेयर तो हाफ ही होगा, तो आपने उसको 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया, तो ए के पार्टिकल तो हो गए 3/2। बी की बात की तो टोटल कॉर्नर्स थे आपके 8, पर उसका 50% ही कह रहा है वो, तो फिर इसका मतलब टोटल जो है कॉर्नर्स 4 कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट है, पर अभी भी जो शेयरिंग है वो तो 1/8 ही होगी। कट कर दोगे हाफ आ जाएगा। अब ए 3/2 और बी 1/2, इसमें से तुमने हाफ को निकाल दिया तो तुम्हारा बच गया A3B। सिमरन का कमेंट नहीं आया, सिमरन समझ में नहीं आया क्या?
आ गया। हाँ जी, चलो तो एक और क्वेश्चन बनाओ। रुको, सिमरन कुछ टाइप कर रही है शायद। नहीं कर रही, ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक और। अच्छा, a compound made up of a compound made up of a compound made up of two elements x and y. Two elements x and y. Full stop. If atom of x is present at the if atom of x is present at the is present at the center of the unit cell, and atoms of y are present at 1/3 of the corners. 1/3 of the corners. Then what is the formula of compound? हाँ जी, पता करो, बताओ कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल के अंदर जो भी आपके एटम्स हैं वो होल नंबर में ही होने चाहिए। जैसे 2/3 ये आंसर मत लेकर के आना, होल नंबर में ही होने चाहिए। हाँ जी, हुआ किसी का? अनिल यादव जी का कमेंट आया है A to B। बेटा ए और बी तो है ही नहीं, एक्स और वाई है। तो अनिल का कमेंट आया है X to Y। और किसी का? अनिल यादव जी का कमेंट तो X to Y आया। और किसी का? हाँ, अनिल यादव जी ने अब सुधारा है X to Y। अच्छा, अनिल यादव जी के अलावा और किसी का नहीं आया क्या? सॉल्व कर भी रहे हो कि फिर घोड़े बेच के सो गए? अनिल यादव जी, चेक करें आपका जवाब सही है गलत।
एक्स तो सेंटर में हो गया, तो एक सेंटर में एक ही पार्टिकल आता है, तो एक्स तो हो गया 1 सीधा सीधा। वाई टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, पर क्योंकि 1/3 पर ही है तो 8 इंटू 1/3, और हर एक कॉर्नर पे कितनी शेयरिंग हो रही है 1/8, तो ये कैंसिल आउट आपका हो गया, तो ये आपका सीधा सीधा क्या हो गया 1/3। तो x और ये y 1/3 है। अब जैसा मैंने कहा तुम्हें फ्रैक्शन में कोई लेकर के आना नहीं है, होल नंबर में लेकर के आना है, तो नीचे 3 को हटाने के लिए इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अनिल यादव जी आपका जवाब तो हो गया गलत, ये आपका आंसर हो जाएगा x3y। पर अनिल यादव जी के अलावा और किसी ने ट्राई भी नहीं किया करने के लिए, बड़ी दुख की बात है। मोहित XY3 उल्टा, एकदम एकदम ही उल्टा हो गया तो बच्चों तुम लोग कहते हो टॉपिक समझ में आया, पर तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी फिजिक्स से बच्चों कम नहीं है। जैसे फिजिक्स जितनी आपके लिए मुश्किल अगर है, तो उतनी ही फिजिकल केमिस्ट्री भी होगी। समझ में आने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये थोड़ी इस चीज की थोड़ी ना मार्क्स होंगे कि तुम्हें समझ में आया नहीं। समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी होना चाहिए आप लोगों से, क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट क्लास में मेरी मुलाकात होगी।